शाजापुर में ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए कलेक्टर सुश्री रिसु बाफना तथा सीएमएस डॉक्टर अजय साल्विया ने जनसामान्य से अपील की गई है कि ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव बढ़ने लगा है। मौसम का अधिकतम तापमान 41.4 से ऊपर जा रहा है। वहीं गर्म हवा पश्चिमी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति चल रही है, जिस कारण लू ताप घात का प्रभाव आमजन को होना संभावित है। लू ताप घात से बचाव के लिए सावधानियां रखी जाना आवश्यक है। पानी, छाछ, ओआरएस का घोल या फिर घर में बने पदार्थ जैसे लस्सी, नींबू का पानी, आम के पन्ने का सेवन निरंतर किया जाए। वहीं धूप में निकलते समय अपना सिर ढककर रखें तथा टोपी, गमछा, दुपट्टा, छतरी आदि का उपयोग करें। धूप में निकलने के पूर्व तरल पदार्थ का सेवन करें। पहलगाम में हुआ आतंकवादी हमले में इंदौर से घूमने गए सुशील की गोली लगने से मौत हो गई। सुशील अपनी पत्नी और बेटी के साथ पहलगाम घूमने गए थे, जहां पत्नी और बेटा सुरक्षित हैं और बेटी को हल्की फुल्की चोट आई है। घटना की जानकारी लगने के बाद क्षेत्रीय विधायक रमेश मेंदोला और जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने सुशील के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि पार्थिव शरीर को लाने के लिए श्रीनगर प्रशासन सेवा संपर्क में है और घायल बेटी का समुचित इलाज कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस मामले की पूरी जानकारी ली और पूरी सहायता करने की बात कही। अरे ये सर, आपने अभी आके परिजनों से मुलाकात की है, आगे जो है वो की जा रही है और क्या जानकारी है? कि पहलगाम की जो दुखद घटना हुई है उसमें इंदौर के जो सुशील जी हैं उनकी भी दुखद मृत्यु हुई है, गोली उनको लगी है। हम लोगों ने जब से सूचना आई थी तब से वहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है उसके टच में है। आज सबसे पहले उनका जो घर है वहाँ पर वीरानगर में जाना हुआ, इसके बाद प्राइम सिटी में जो उनके परिजन रहते हैं वहाँ पर भी मेरा आना हुआ। परिजनों से मुलाकात हुई, उनको ये आश्वस्त किया गया है कि हम लोग जो उनका मृत शरीर है और जो परिवार के लोग हैं उनके साथ लगातार संपर्क में है, परिवार के लोगों के साथ में और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में, कि मृत शरीर को यहाँ तक लाया जा सके बिना किसी असुविधा के। और जो इंजरी भी चूँकि दिखाई गई थी उनके जो परिजन हैं तो उनका इलाज अच्छे तरीके से हो जाए, इस पे लगातार नज़र बनाए हुए हैं। भोपाल से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी लगातार इस बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है। अभी तक जो जानकारी मिली है कि परिजन जो है वो सुरक्षित हैं, श्रीनगर में हैं। जैसे ही वहाँ से मृत शरीर रवाना होता है, परिवार रवाना होता है, हम लोग कोऑर्डिनेशन में रहेंगे। जो वहाँ के लोकल एडीएम हैं उनके साथ मैं खुद संपर्क में हूँ। जैसे ही कोई आगे की जानकारी प्राप्त होती है वहाँ से रवाना होते वैसे आप लोगों को सूचित किया जाए। परिवार ने क्या बताया है? देखिए, जो वहाँ से निकल के बात आ रही है कि बाकी के लोग सुरक्षित हैं, उनको इलाज की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। जो फर्स्ट एड है वो वहाँ पर कर दी गई है। बाकी अन्य कोई ये प्राथमिक सूचना है, अगर अन्य कोई सूचना मिलती है तो आप लोगों को जरूर बताएं। सर, कब तक लाया जाएगा? वो बताया जा रहा है घायल हुई थी, उनका यहाँ इलाज। जैसा मैंने बताया है कि वहाँ से जो सूचना प्राप्त हुई है कि माइनर इंजरी है और विशेष चिंता की कोई बात नहीं है। जो वहाँ से हम लोगों को लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा सूचना प्राप्त हुई है। अभी श्रीनगर में बॉडी है, चूँकि रोड्स बंद हैं, एयरलिफ्ट करके लाया जाना है मृतक शरीर को, इसीलिए हम लोग लगातार उनके संपर्क में है। जैसे ही खरगोन जिले में रजिस्ट्रार कार्यालय में पदस्थ सब रजिस्ट्रार रामगोपाल अस्के जी ने हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में आयोजित ऑल इंडिया मास्टर्स एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 50+ आयु वर्ग में लॉन्ग जंप में गोल्ड, 100 मीटर दौड़ में ब्रॉन्ज मेडल, 200 मीटर दौड़ में ब्रॉन्ज और 4x100 मीटर रिले में सिल्वर मेडल जीते। बता दें, अभी तक कई पदक जीतकर निमाड़ का गौरव बढ़ाया है। अभी तक कई पदक जीत चुके हैं। कहते हैं ना, कुछ करने का जज्बा हो तो उम्र आड़े नहीं आती है। ये बात रामगोपाल अस्के पर लागू होती है। हमेशा से ही एक जुनून रहा है कुछ करने का। सरकारी नौकरी करते हुए भी आज भी खेलों के प्रति एक जुनून है और सुबह की शुरुआत ही दौड़ से होती है। इनकी सेना में, पुलिस विभाग में, शिक्षा विभाग में कार्यरत रहे हैं, कई नौकरियों की, लेकिन अभी भी कुछ करने का जज्बा है। इसलिए इस बार फिर से पदक जीतकर फिर निमाड़ का गौरव बढ़ाया है।
खबर अलीराजपुर से आ रही है। आतंकी हमले में इंदौर के बीड़ा नगर निवासी सुशील कुमार नथानिया की भी मौत हो गई। उनकी बेटी आकांक्षा के भी पैर में गोली लगने की खबर है। सुशील अलीराजपुर स्थित LIC की सैटेलाइट शाखा में पदस्थ थे। वे 4 दिन पहले 21 वर्षीय बेटे आस्टन, 30 वर्षीय बेटी आकांक्षा और पत्नी जेनिफर के साथ कश्मीर गए थे। जेनिफर खातीपुरा के सरकारी स्कूल में शिक्षिका हैं। घायल आकांक्षा सूरत में बैंक ऑफ बड़ौदा में नौकरी करती है। परिवार मूल रूप से जोबट का रहने वाला है। परिवार के अनुसार बेटा और पत्नी ठीक है। वो सेकेंड वर्ल्ड वार में सैनिक थे और ये जो जगह है ये सुशील के दादा दादी का घर है और परिवार के सारे लोग किसी समय यहीं पर ही रहते थे। नौकरी की वजह से सब बाहर निकल गए और अब मैं जो हूँ वो सुशील की सबसे छोटी बुआ हूँ, अनमेरिड हूँ और मैं इस मकान में रहती हूँ और परिवार के जितने भी लोग जो हैं आते जाते हैं, चाहे सुख की घड़ी हो, दुख की घड़ी हो, त्योहार का समय हो, मिलन समारोह हो, सारे लोग इसी परिवार में यहीं पर ही इकट्ठे होते हैं। और सुशील के पिताजी की उम्र 87 ईयर्स है और वो सुनते भी, उनको सुनाई भी कम देता है और उसकी पूरी देख रेख या उसका जो भी खर्चा था वो सुशील उठाता था। और कोरोना टाइम पे जब उसके पापा की कंडीशन बड़ी ख़राब हो गई थी तो उसने स्पेशल डॉक्टर बुला के घर पे ही उसका ट्रीटमेंट करवाया और वो यहीं से ही आना जाना भी क्या करते थे, अलीराजपुर भी रहते थे और वो अपने काम के प्रति बहुत वफादार थे। उनको अपना काम हो, जब मैं उसको बोलती थी कि खाना परोस के रखा है और तू फ़ोन पे बात कर रहा है, तो वो मेरे से हर वक्त यही कहता था कि बुआ अपन यहाँ क्यों आए हैं, इस नौकरी के लिए आए हैं और इस नौकरी को यदि अपन ईमानदारी से नहीं करेंगे तो फिर अपनी नौकरी करने का मतलब ही क्या निकलता है। यदि मैं मेरी नौकरी के लिए आया हूँ तो मैं कुछ अच्छा काम करके जाऊँ, इस तरह से उसकी सोच थी और काम को बड़ी मेहनत और लगन के साथ वो करता था और उसके जितने भी वर्कर थे उनके साथ वो बहुत अच्छे से बिहेव करता था। कभी उन लोगों को वो डांटता नहीं था और यदि किसी भी वर्कर से कभी कुछ काम नहीं हो पाता था तो वो बोलता था कि ठीक है तुम आ जाओ, हम मिल के उस काम को करेंगे। लेकिन उनका उद्देश्य जो काम का रहता था वो निश्चित रूप से उस काम को पूरी तरह से वो मेहनत और लगन के साथ करता था। और मेरी सरकार से ये निवेदन है कि उसकी जो डेड बॉडी है उसको सही सलामत उसके निवास स्थान इंदौर पे ले आए ताकि उसका फ्यूनरल समय पे हो सके। उसकी पत्नी की तबीयत खराब हो रही है, बेटी को पैर में फ्रैक्चर हो गया है और हम चाहते हैं कि वो सही समय पर वहाँ तक पहुँच जाए। उसका जो बेटा है वो पिता की जगह उसके बेटे को नौकरी मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए, क्योंकि हमारे परिवार का एक तरह से वो मुखिया के रूप में, क्योंकि मेरे जो 2 भाई हैं उनकी डेथ हो चुकी है और एक जो सुशील के पापा हैं वो हैं, पर वो इस लायक तो है नहीं कि वो परिवार के बारे में कुछ सोचे या कुछ कर सके। तो सुशील जो था वो सब कुछ करता था। नथानियल की सबसे छोटी बुआ हूँ, सुसन नथानियल, और सुशील जो है अलीराजपुर LIC में ब्रांच मैनेजर की पद पे वो है कार्यरत रहे और शनिवार को वो अपनी पत्नी और बेटा और बेटी के साथ वो टूर पे गए थे। और कल जब रात को मेरे पास मेरे छोटे भतीजे का फोन आया कि बुआ सुशील को आतंकवादियों ने गोली से ढेर कर दिया और उसकी डेथ हो गई है, ऐसी सूचना उसने मुझे दी और ये भी बताया कि उसकी जो बेटी है उसको भी पैर में लगी है, ऐसा बताया। और सुशील ने जब सुशील आतंकवादी की चपेट में आया तो उसने उस स्थिति को समझ लिया था कि कुछ अनहोनी होने वाली है, तो पत्नी को इशारा किया कि यहाँ से हट जाए, वो जगह छोड़ दे या छिप जाए, ऐसा। और सुशील को घुटने टिकवाए और घुटने पे बैठा के बोला कि आप किस धर्म के हो, तो उसने अपना धर्म बताया कि भाई मैं क्रिश्चियन हूँ। उसको बोला गया कि कलमा पढ़ के बताओ, तो वो कैसे बता सकता है, वो तो जानता ही नहीं है इस बात को, और उसने आतंकवादियों ने उसको गोली से मार डाला। अच्छा, अब सरकार से आपकी क्या मांगे, क्या चाहते हो आप? सरकार से सबसे पहले तो मैं विनती निवेदन करती हूँ कि ये जो आतंकवादी है, आज नहीं हम कितने समय से इस बात को सुन रहे हैं कि आतंकवादी आतंकवादी आतंकवादी। यदि आतंकवादी पकड़े भी जाते हैं तो उनको क्या है
बंद कर देते हैं, लंबे समय तक कार्रवाई होती है और फिर बहुत समय के बाद उनको फांसी की सजा दी जाती है। ऐसे क्यों करते हो? जब वो हमारे इंसान को ऑन द स्पॉट मार डालते हैं तो फिर उन लोगों को क्यों नहीं ऑन द स्पॉट मारा जाना चाहिए ना? और क्यों सरकार इस ओर कड़े कदम क्यों नहीं उठा रही है कि ये होना ही नहीं चाहिए? आतंकवादी क्या है ये बिल्कुल होना नहीं चाहिए, इसका नाम निशान नहीं होना चाहिए। किसी भी धर्म जाति का व्यक्ति हो, इस दुनिया में सबको जीने का अधिकार है, शांति से जीने का अधिकार है। क्यों खून खराबा करते हैं? कितनी महिलाएं विधवा हो रही, कितने बच्चे अनाथ हो रहे हैं। और मेरी सरकार से निवेदन ये है कि मेरा जो भतीजा है उसके पार्थिव शरीर को सही सलामत उसके निवास स्थान तक पहुंचाया जाए, उसकी पत्नी और उसके जो बच्चे हैं वो सही सलामत घर तक पहुंचाए जाए, और उनका जो बेटा है उसको अपने पिता की जगह पर नौकरी दी जाए। और ये सुशील नथानियल जो है उसके दादाजी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सैनिक रहे और सुशील के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि परिवार का सबसे बड़ा पोता होने के नाते उसमें बहुत सारी जवाबदारियां थी। और उसके जो पिताजी हैं वो 87 इयर्स के हैं और वो उनको सुनाई भी नहीं देता है और वो हमेशा बीमार रहते थे। तो सुशील नथानियल को उनके पिता की भी बहुत ज्यादा जवाबदारी थी। तो इस तरह से वो चारों तरफ से घिरा हुआ था। और सबसे बड़ी बात ये थी सुशील नथानियल की कि वो अपने काम के प्रति बड़ा ईमानदार था और बड़ी ईमानदारी के साथ वो अपना काम करता था, बड़ी मेहनत और लगन से वो काम करता था, क्योंकि वो हमेशा यही बात करता था कि बुआ जब मैं इस नौकरी के लिए यहाँ आया हूँ, प्रमोशन लेके आया हूँ, तो फिर मुझे अपने काम को ईमानदारी और मेहनत से करना चाहिए ताकि मैं कुछ अच्छा कर सकूं, मैं जितना चाहो उतना अच्छा कर सकूं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उनके जितने भी एजेंट थे, उनके जितने भी वर्कर थे, उनके साथ उनका बहुत अच्छा व्यवहार था और उनकी वो हर तरह से मदद करते थे। यदि किसी एजेंट से कोई काम नहीं होता था तो वो समझाते थे कि ठीक है मैं आता हूँ, हम मिलके उस काम को करते हैं, हम मिलके उस काम को आगे बढ़ाते हैं। तो उसका जो ध्यान था वो ज्यादातर अपने काम पे था, वो अपने लगन और मेहनत से काम करता था। मेरी सरकार से ये विनती निवेदन है कि मैं बार बार यही विनती निवेदन करती हूँ कि इस आतंकवाद को हमेशा के लिए खत्म कर दो, ताकि कोई बच्चा अनाथ न हो, कोई पत्नी विधवा न हो। मेरी यही विनती है। धार जिले के राजगढ़ की कृषि उपज मंडी में अनाज से भरे 2 गोदाम में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि गोडाउन के पास खड़ी करीब 7 से 8 बाइक भी आग की चपेट में आ गई। भीषण आग लगने से अनाज मंडी में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग की सूचना लगते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस भी मौके पर पहुंची। बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग किन कारणों से लगी यह पता नहीं चल पाया है। आग की वजह से लाखों का नुकसान होने का अंदेशा लगाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के विरोध में बार एसोसिएशन मिल्कीपुर ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कार्यवाही की मांग की है।
बुधवार को एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश कुमार पांडे के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने एसडीएम सुधीर कुमार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। अधिवक्ताओं ने कहा कि मंगलवार को पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों पर हमला कर उनकी हत्या कर दी। इस घटना से पूरे देश स्तब्ध है। बार एसोसिएशन ने शहीद पर्यटकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और आतंकी घटना की कड़ी निंदा की और आतंकवादी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। एसोसिएशन ने ज्ञापन में पर्यटकों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। साथ ही यह सुनिश्चित कराने को कहा है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। इस मौके पर मंत्री एसएन द्विवेदी, उपाध्यक्ष विश्वनाथ मिश्र, पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएशन विल्कीपुर दिनेश कांत यादव, ब्रजेश पांडे, अरुणेश त्रिपाठी और अमरजीत सिंह, छोटे लाल, दिनेश यादव सहित दर्जनों अधिवक्ता मौजूद थे। पहलगाम में पर्वतों के ऊपर आतंकवादी और अमानवीय और घृत कृत्य करते हुए गोली मारने की घटना से पूरा देश सतर्क है। वह तो आतंकवादी घटना के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। आज भारत संसद नेतृत्व द्वारा शहीद पर्यटकों को श्रद्धांजलि देते हुए शोक व्यक्त किया गया तथा आतंकवादियों की अमानवीय और घृत कृत्य की घोर निंदा की गई। हम सभी अधिवक्ता साथियों की मांग है कि ऐसी अमानवीय घटना के विरुद्ध ठोस कार्रवाई की जाए तथा पर्यटकों की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, जिससे भविष्य में ऐसी दुखद घटना की पुनरावृत्ति न हो। शाजापुर में भारत सरकार के नवीन आपराधिक अधिनियमों पर 3 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण स्थानीय सीसीटीवी पुलिस कंट्रोल रूम पर आयोजित किया गया। प्रशिक्षण सत्र का उद्देश्य पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नवीन आपराधिक कानूनों की सम्यक जानकारी प्रदान करना है, जिससे कानूनों के बेहतर अनुपालन एवं विधि व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाया जा सकेगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यशपाल राजपूत ने बताया कि जिले के पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को नए कानूनों के बारे में विभाग का सक्रिय दृष्टिकोण और नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित कर इसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नए कानून पुराने कानूनों से किस प्रकार भिन्न है, कौन से कृत्यों को अपराध की परिधि में शामिल किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यशपाल राजपूत ने बताया कि आईपीसी, सीआरपीसी तथा एविडेंस एक्ट के स्थान पर संपूर्ण भारत में लागू किए गए 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। एएसपी टीएस बघेल ने बताया कि परिवर्तित नए कानूनों के अंतर्गत पुरानी धाराओं में किए गए संशोधनों तथा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उनमें जोड़ी गई नई धाराओं के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। साथ ही परिवर्तित कानूनों का पुलिसिंग के साथ साथ न्यायालय के विचारण पर पड़ने वाले प्रभावों के संबंध व उनके प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में भी जानकारी प्रदान की गई है। नवीन आपराधिक कानून के संबंध में थाने में पदस्थ निरीक्षक से लेके आरक्षक तक के कर्मचारियों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम पुलिस कंट्रोल रूम शाजापुर में आयोजित किया गया, जिसमें विधि विशेषज्ञ डीपीओ, एडीपीओ और अन्य राजपत्रित अधिकारियों के माध्यम से ट्रेनिंग दिलाई जा रही है। और 3 दिवसीय प्रोग्राम है, इसमें सभी अधिकारी कर्मचारियों को नवीन कानून के बारे में, नवीन प्रावधानों के बारे में कैसे क्रियान्वयन करना है, क्या क्या प्रावधान है, इसके बारे में जानकारी एवं प्रशिक्षण दिया जा रहा है। क्या लाभ मिलेंगे सर कानून से? चूँकि कानून नया है, इसको समझने में प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, उसमें क्या और नवीन संशोधन हुए हैं, इन सभी संशोधनों को जानकर व्यवहारिक क्षेत्र में जो भी कठिनाई है तो उसको दूर होगी। धार जिले के खनिज अधिकारी राकेश कनेरिया की पुत्री खुशी कनेरिया ने यूपीएससी 2024 परीक्षा में सफलता प्राप्त कर परिवार और जिले का नाम रोशन किया। खुशी ने देश की सबसे प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 453 हासिल की है। खुशी की सफलता के बाद परिवार में हर्ष का माहौल है। पिता राकेश कनेरिया ने बेटी की इस उपलब्धि पर गर्व जताया और बताया कि खुशी शुरू से ही मेहनती और समर्पित छात्रा रही है। माता पिता ने बेटी को पुष्पहार पहनाकर मिठाई खिलाकर बेटी को बधाई दी। बेटी का यूपीएस में 453वां रैंक लगा है, कितनी खुशी है आपको सर? मेरी बेटी का नाम ही खुशी है, तो मुझे भी बहुत खुशी है। तो जब जी छोटी थी तब से हमने उसको बचपन से खुशी में रखा है और आज बहुत आनंद में है और फैमिली बहुत अच्छा महसूस कर रही है कि खुशी ने हमको जो देना था वो दिया, इस मकाम पे पहुँचे। मैं उनको साधुवाद प्रदान करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि मेरी बेटी उज्ज्वल भविष्य की उनकी कामना करता हूँ कि ऐसे ही वो तरक्की करते रहें। एक दिन हम उनको आईएएस के रूप में देखना चाहते हैं, ज़िले में जिसमें भी रहेंगे अच्छे से रहेंगे। बेटी ने यूपीएस में टॉप किया है जी, 453 जी जी जी।
मुझे तो बहुत खुशी है कि मेरी बेटी ने मेरी जो इच्छाएं थी, मेरी जो उनके भविष्य के लेके जो चिंताएं थी उनने दूर किए। वो उनका बचपन से ही सपना रहा है कि मैं एक अच्छे पोस्ट पे जाऊँ, प्रशासनिक अधिकारी बनूँ। वो अपनी सफलता अपनी मेहनत के बल पर प्राप्त कर ली है और वो जो चाहती थी वो उनको मिले, यही हम सब शुभकामनाएं हमारी। तो आपका नाम? मेरा नाम विभा कनेरिया। क्या नाम है? खुशी कनेरिया। आपने यूपीएससी में वो करा है 453 रैंक आई आपको क्या? जी 453 रैंक आई। कितनी खुशी है आपको? खुशी है अच्छी। कहाँ रहकर आपने तैयारी की? तैयारी का यूँ था कि मैं दिल्ली से ही ग्रेजुएट हुई और पोस्ट ग्रेजुएट हुई, तो मैंने साथ साथ में ही पढ़ाई करी और फिर मैं पिछले साल ही पोस्ट ग्रेजुएट हुई थी। तब मेरी सिलेक्शन पहली बार हुआ था और अब मेरा दूसरी बार सिलेक्शन हुआ। कितने साल तैयारी की आपने? ऐसे साल तो नहीं बता सकती हूँ मैं कि मैंने कितने साल तैयारी करी। इट वॉज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस थी। कितने अटैम्प्ट में आपने ये क्लियर करा? ये वैसे मेरा सेकंड अटैम्प्ट है। कितने घंटे पढ़ाई की आपने? घंटे डिपेंड करता है, कभी 8 घंटे कभी 10, और जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आती जाती है वैसे वैसे बढ़ता है। नए लोगों को क्या कहना चाहेंगे, कैसे तैयारी करें? पेशेंस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जितना हो सके डाइवर्स सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ो, थोड़ी सी क्यूरियोसिटी भी होनी चाहिए चीज़ों को समझने के लिए, और हार्ड वर्क सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसका श्रेय किसे देंगे? इसका श्रेय किसको देना चाहिए? श्रेय तो सबको ही जाता है, मेरे पेरेंट्स को, मेरे फ्रेंड्स को, मेरे भाई को और बाकी सबको, सारे टीचर्स प्रोफेसर्स जिनने मेरी मदद की है किसी ना किसी तरीके से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। कॉलेज कहाँ से किया आपने? कॉलेज मेरा ग्रेजुएशन मिरांडा हाउस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से है, फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU से किया है। ऐसा क्या क्या कठिनाई हुई आपको तैयारी में? क्या? पिछले साल जब मेरा प्री था उससे 4-5 दिन पहले थोड़े से फैमिली डिस्टर्बेंसेस हुए थे। मेरे फादर को हार्ट अटैक आया था तो मैं हॉस्पिटल में थी, और फिर उसके बाद पापा को भी थोड़ा सा देखना था, और फैमिली का सपोर्ट और इन सब के कारण ही मैंने प्री दिया था, वरना मेरा कोई इरादा नहीं था प्री देने का। और उस कंडीशन में मैंने प्री दिया। फिर मेंस में भी पापा का ऑपरेशन चल रहा था, तब मैं मेंस देने गई थी और सिलेक्शन हुआ मेरा, लेकिन हाँ उतनी अच्छी रैंक नहीं आ पाई थी। और फिर मैंने सोचा कि मैं वापस अटैम्प्ट करती हूँ, इस बार थोड़ा और मेहनत करके। इस बार का जर्नी थोड़ा ज़्यादा स्मूथ था कंपैरेटिवली, लेकिन हाँ हार्ड वर्क और पेशेंस तो इम्पॉर्टेंट है। ऐसा कितनी खुशी है आपको? खुशी है। हाँ खुशी तो है। आपका नाम? खुशी कनेरिया। वैसे आपका लक्ष्य क्या है आगे का? तो यही लक्ष्य है कि मेरे को जो भी सर्विस मिलेगी, मोस्ट प्रोबेबली IAS या फिर IPS जो भी, उसमें ही मैं आगे कंटिन्यू करने वाली हूँ। और जो जो मेरे को पोस्टिंग्स मिलेंगी और जो जो मेरे को टारगेट्स मिलेंगे, मैं अच्छे तरीके से उसको अकम्प्लिश करना चाहती हूँ, और जिस भी डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड होंगी उस डिस्ट्रिक्ट के लिए अच्छा करना चाहती हूँ। जिला अस्पताल में पदस्थ नाक कान गला विशेषज्ञ डॉक्टर अनुपम बत्रा ने प्रेस वार्ता कर बताया उन पर एक मरीज का गलत उपचार कर मुंह सिलने का आरोप जयस संगठन के प्रदेश प्रवक्ता संदीप नरगावे ने लगाया है। वह गलत है। मेरे द्वारा मरीज का उपचार सही किया गया है। आरोप लगाने वाले इसे सिद्ध करें। दरअसल जयस संगठन के प्रदेश प्रवक्ता संदीप नरगावे ने जिला अस्पताल में पदस्थ नाक कान गला विशेषज्ञ डॉक्टर अनुपम बत्रा पर गलत उपचार करने का आरोप लगाया है, जिस पर डॉक्टर अनुपम बत्रा ने जिला अस्पताल में बताया जो आरोप मुझ पर लगाए जा रहे हैं वह गलत है। मरीज मेरे निवास पर चेहरे पर चोट लगने से हड्डी टूटने पर आया था, जिसका ऑपरेशन आशा ग्राम हॉस्पिटल में कर चेहरे पर प्लेट लगा उसके दांतों पर सपोर्ट दिया गया था, न कि सिला गया, जिससे कि उसके चेहरे की हड्डी ना हिले। मरीज को 16 अप्रैल को बुलाया था, लेकिन वह जयस संगठन के साथ 21 अप्रैल को आया। जयस संगठन के प्रदेश प्रवक्ता द्वारा लगाए गए आरोप निराधार है। मेरी छवि धूमिल की जा रही है। आरोप सिद्ध करे, मैं न्यायालय जाकर मानहानि का दावा करूंगा। मेरा नाम संदीप नरगावे है, मैं जयस से प्रदेश प्रवक्ता हूँ। संदीप जी, आज हॉस्पिटल आए हैं, क्या पूरा मामला?
देखिए, यहाँ पे कुछ दिन पहले हमें एक ऐसा मरीज़ मिला जो कि जिसका पूरा मुंह सिला हुआ था। जब उनसे पूछा तो उन्होंने पूरा घटना बताया कि ये विगत दिनों करीब 9 तारीख को, इसी महीने की 9 तारीख को यहाँ पर सरकारी अस्पताल में आए थे और यहाँ पे इन्होंने जांच भी करवाई थी। यहीं के डॉक्टर ने लिख के दिया था कि आप आपके सिर की जो है जाँच करा लीजिए, तो उन्होंने यहाँ पे सरकारी अस्पताल में ही जाँच कराई थी, जो कि इनके पास है भी वो। और उसके बाद में फिर इन्होंने यहाँ के जो सरकारी हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं उन्होंने कहा कि यहाँ पे आपका ठीक से इलाज नहीं होगा और ये कह के इन्हें प्राइवेट अस्पताल में जाके भर्ती कर दिया गया। कौन है डॉक्टर? उनका नाम है डॉक्टर अनुपम बत्रा, जिन्होंने इन्हें वहाँ पे ले जाके भर्ती कर दिया। और वहाँ पे जाके इन्होंने इनके जैसे फेस की एक बोन होती है, वो इनकी जो बोन थी वो डैमेज थी, वो जो फेस की जो हड्डी थी वो डैमेज थी, तो उसका इलाज इन्होंने किया। और इससे जैसे जो चेहरे के जो स्पेशलिस्ट है उनका ये कहना है कि ये जो इलाज जो होता है वो बाहर से नहीं होता, वो अंदर से होता है। इन्होंने ऊपर से इसको कट किया और उसको वहाँ पे जो रिपेयर किया, और रिपेयर करने के बाद में इन्होंने उनके पूरे दांत पूरे सील दिए, पूरा मुंह जो था उनका पैक कर दिया। और ये व्यक्ति जो थे वो ठीक तरीके से खाना भी नहीं खा पाए, ठीक तरीके से पानी भी नहीं पी पा रहे थे, और ऐसी स्थिति में इन्हें छोड़ दिया गया। और इनके बारे में कोई सुध भी नहीं ली कि ये तो अनपढ़ व्यक्ति थे, इन्हें कम से कम बुलाया जाना चाहिए था कि भाई आप इस टाइम पे आप यहाँ पे हॉस्पिटल आ जाए, आने से आपकी जान भी जा सकती है। तो ये सब घटनाक्रम इनके साथ हुआ। और उसके बाद फिर जब ये शिकायत जब हमारे पास आई तो फिर हम लोग यहाँ पे गए और स्पष्ट तौर पे उन्होंने एक्सेप्ट किया कि डॉक्टर ने एक्सेप्ट किया कि उन्होंने इलाज किया है। असल में इस प्रकार का इलाज करने का इन्हें कोई अधिकार नहीं है। MBBS जो होता है, जो डॉक्टर जो है वो MBBS है। MBBS जो होता है वो डेंटल के पैरेलल होता है, तो इन्हें दांत में भी कोई छेड़छाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है और ना ही फेस में कोई ट्रीटमेंट करने का अधिकार है। इसी कारण से हम लोग यहाँ पे आए और हम लोगों ने यहाँ पे आके उनसे बातचीत की थी। प्राइवेट हॉस्पिटल में फीस वगैरह लगी है इन लोगों की? जी, वहाँ पे जाके भी इनसे करीब 20,000 रुपये फीस जो है उन्होंने वसूली है। मेरा सीधा सा ये कहना है कि जब सरकारी अस्पताल में जब इस सब व्यवस्थाएं हैं तो फिर एक गरीब व्यक्ति को प्राइवेट अस्पताल में जाके क्यों चूसा जा रहा है? हॉस्पिटल से ही इनको प्राइवेट हॉस्पिटल की सलाह दी? जी, यही हॉस्पिटल से, क्योंकि इनका जो जांच जो हुई है वो पूरी जो है वो चाहिए सरकारी अस्पताल की जो जांच है यहीं पे उन्होंने जांच करवाई और उसके बाद फिर इन्हें प्राइवेट अस्पताल में भेज दिया गया। क्या चाहते हैं इनके जो इस प्रकार के डॉक्टर जो गलत तरीके से इलाज कर रहे हैं और सरकारी अस्पताल से भोले वाले गरीब लोगों को जो है ऐसे जो प्राइवेट अस्पताल में जो लेके आते हैं इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, अन्यथा जयेश जो है वो आने वाले समय में उग्र आंदोलन करना पड़ा तो वो भी करेगा। क्योंकि यहाँ पे बड़वानी में जो गरीब वर्ग के जो लोग होते हैं वो बड़ी उम्मीद से यहाँ पर आते हैं कि उनका इलाज सही तरीके से होगा, लेकिन यहाँ के डॉक्टर जो है उन्हें प्राइवेट अस्पतालों में ले जाके गलत तरीके से इलाज करते हैं और उन्हें बिल्कुल जानवर की तरह मुंह तक सील दिया जाता है। तो इस प्रकार के व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई ठोस कदम अगर यहाँ का जो जिला का जो प्रशासन जो है वो अगर कोई ठोस कदम नहीं उठाता तो जैसे आने वाले समय उग्र आंदोलन भी इसके खिलाफ कराएगा। जी, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम बत्रा है। जी, कल मैं सरकारी अस्पताल में ड्यूटी पे था 1 बजे से लेकर 8 बजे तक। तो कुछ 20-25 लोगों का गुट, जिसके अंदर नेतृत्व संदीप नरगावे और उनका एक मित्र जो अपने आप को एडवोकेट ऋषभ बता रहे थे, वो लोग आए। उन्होंने काफी हंगामा किया। यहाँ पर CCTV के अंदर ये सब फुटेज कैद है। उन्होंने मेरे को बोला कि आपने एक मरीज को सरकारी अस्पताल से उठा के, जो सरकारी अस्पताल में इलाज करवाने आया था, वो उठा के आपने उसका इलाज बाहर किया और कुछ धनराशि ली। पहली बात तो 6 तारीख की घटना है। 6 तारीख को संडे था। मरीज मेरे खुद के निवास पे आया था, जिसका CT स्कैन मैंने सरकारी अस्पताल में करवाया था, क्योंकि यहाँ पर सस्ता होता है CT स्कैन। हमें यह जानना था कि कौन सी हड्डी टूटी हुई। कोई भी हड्डी टूटी है, चेहरे की हड्डियां पतली होती हैं, इसके लिए हमने प्लेट लगाई। यहाँ पर प्लेट लगाने के बाद हमने दांतों को बांधा, सिला या ऐसा कुछ भी नहीं किया। जो भी आप चल रहा है सब चीजों में, हमने दांतों को सपोर्ट दी। इसे इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे हाथ की हड्डी टूट जाए तो हम हाथ के ऊपर पट्टा बांधते हैं, हम मुंह पे तो पट्टा नहीं बांध सकते। तो हमने उस चीज के लिए सिर्फ दांतों को कसा ताकि हड्डी हिलना बंद हो, इमोबिलाइज हो, तभी तो वो जुड़ेगी। मरीज को 9 तारीख को डिस्चार्ज किया गया और 16 तारीख को वापस बुलाया गया। मरीज 16 तारीख को मेरे पास वापस नहीं आया, 21 तारीख को ये हंगामा करने आया। आरोप लगा रहे हैं, लिस्ट में कहा है कि आपने गलत। पहली बात तो संदीप नरगावे जी हैं कौन इस चीज के ऊपर आरोप लगाने वाले कि मैंने जो ऑपरेशन किया है वो सही है या नहीं है? ये तो कोई भी और डॉक्टर बता सकता है। ठीक है, दूसरी बात, अगर ये चीज सिद्ध हो जाती है कि मैंने गलत किया तो भी ठीक है, पर अगर मैं इस बार जरूर न्यायालय में जाऊंगा, मानहानि का दावा ठोकूंगा और वहां पर वो सिद्ध करें कि मैंने गलत किया है।